हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे टॉपिक्स को, जैसे वर्ल्ड वार वन, सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो रेस्ट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद भारत में, या भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं नेशनलिज्म वर्ड, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। यह रेफ़र करता है, इसका मीनिंग होता है, यह एक प्रकार की फीलिंग है, भावना है, एकता का भावना, जो कि उभरता है लोगों के बीच। किन लोगों के बीच? तो वैसे लोगों के बीच जो किसी खास क्षेत्र में रहते हैं और शेयर करते हैं सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड्स। या हम इसे कह सकते हैं कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा जब सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड से जब वे आते हैं तो उनमें एक खास प्रकार की भावना पनपती है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह कैसे उभरता है अलग अलग देशों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग प्रकार से। जैसे जब हम उपनिवेश देशों को देखते हैं, कॉलोनीज़ को देखते हैं, जैसे इंडिया वगैरह, तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जुड़ा हुआ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होता है तो इसमें बड़े स्तर पर, बृहद तौर पर क्या होता है, लोगों का भागीदारी होता है, लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं एक खास सत्ता के खिलाफ, और इससे क्या होता है, उनमें एकता का बोध आना शुरू होता है और राष्ट्रवाद उभरता है यहीं से। फिर जब हम यूरोपियन नेशंस को देखते हैं तो यहाँ का सिचुएशन कुछ अलग था, जिसके कारण यहाँ जो राष्ट्रवाद का जो विचार था वह पनपा फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट से जुड़ा हुआ था। इस नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के कारण यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। तो यही राष्ट्रवाद है, या और कुछ नहीं, बस एकता का एक बोध है, फीलिंग है। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यह शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से, जिसका टेन्योर था 1914 टू 1918। इसमें क्या होता है, यह इसलिए यहाँ से शुरू किया गया क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है काफ़ी बदलता है, और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं, किसके, फर्स्ट वर्ल्ड वार के, तो क्या होता है कि ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, रक्षा खर्च जो था या बजट था, उसमें बेतहाशा वृद्धि होती है। और इसकी पूर्ति कहाँ से की जाती है, तो इट वाज फिनांस्ड बाय वार लोन्स। इसकी पूर्ति वार लोन्स के जरिए की जाती है। टैक्सेस वेयर इंक्रीज, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जा सके। ड्यूरिंग द वार ईयर्स, युद्ध के दौरान के सालों में जो गुड्स थे, खासकर जो कंज्यूमरेबल गुड्स, उनके दामों में भयानक ढंग से वृद्धि होती है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग थे उन्हें जबरन भर्ती किया जाने लगा, क्या चीज़ में, आर्मी में। क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो फसल थे उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, वे बर्बाद हो जाते हैं। इसके साथ ही लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं फैमिन और एपिडेमिक के कारण। फैमाइन और एपिडेमिक के कारण, माने महामारी के कारण इतने लोग मर जाते हैं। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं किसके, वर्ल्ड वार वन के। और सत्याग्रह आता है इसके बाद। सत्याग्रह क्या है, तो यह एक विचार है जिसके तहत क्या होता है कि यह माना जाता है कि इफ़ समवन इज़ फाइटिंग फॉर ए ट्रू कॉज देयर इज़ नो नीड टू यूज एनी फिजिकल फोर्स। तो अगर एक्सप्लेन करने को कहा जाए सत्याग्रह को, तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का भावना है, आइडिया है, विचारधारा है, जिसके तहत अगर कोई ट्रू कॉज के लिए लड़ रहा है, सत्य के लिए लड़ रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक बल या किसी अन्य बल की ज़रूरत नहीं होती है अपने विरोधी से जीतने के लिए। वन कैन विन थ्रू नॉन वायलेंस, बिना हिंसा के प्रयोग के ही या बिना बल के प्रयोग के ही कोई जीत सकता है इस लड़ाई को, जो भी लड़ाई वह लड़ रहा है, जो सत्य पर आधारित है। जब सत्याग्रह मूवमेंट्स बाई गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 1970 में गांधी जी चंपारण गए, जो कि बिहार का एक क्षेत्र है, और वहाँ जाकर वह इंस्पायर करते हैं पीजेंट्स को, किसानों को, जो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, किनके खिलाफ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। मीन्स दमनकारी जो प्लांटेशन व्यवस्था लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके खिलाफ जो पीजेंट्स थे चंपारण के, वो संघर्ष कर रहे थे, और गांधी जी जा कर के उन्हें अपना समर्थन देते हैं और वहाँ सत्याग्रह आंदोलन को लॉन्च करते हैं। इसके बाद गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जो कि गुजरात का है। वहाँ भी पीजेंट्स जो थे वह क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक, मीन्स प्लेग महामारी से जूझ रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। वे रेवेन्यू
जो कि कर था उसे देने में असमर्थ थे और डिमांड कर रहे थे रिलैक्सेशन, छूट की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो यहाँ जब गांधी जी जाते हैं तो यहाँ भी अपने उन किसानों को अपना समर्थन देते हैं और सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तीसरा घटना जो हम देखते हैं वह इन 1918 का देखते हैं, जहाँ वह अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स को अपना समर्थन देते हैं और सत्याग्रह लॉन्च करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, कैसे किया गया था, कब किया गया था। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं हम कि यह 1919 में आया और इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया। और कैसे पास किया गया? जब इंडियन मेंबर विरोध कर रहे थे तभी भी पास कर दिया गया। इसके तहत क्या हो रहा था, यह इनॉर्मस पावर दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, जो राजनीतिक गतिविधि चलाया जा रहा था भारतीय नेताओं के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, उसको दमन करने के लिए। और यह इनको इनफ पावर दे रहा था किस चीज़ करने के लिए, क्या चीज़ करने के लिए? तो कोई भी भारतीय जो नेता थे या क्रांतिकारी थे उन्हें 2 साल के लिए वह कैद कर सकता था बिना ट्रायल के। तो यह इनफ ये प्रोविज़न था किसका? रॉलेट एक्ट का। और कितना दमनकारी था ये आप समझ सकते हैं कि बिना कोई लीगल राइट्स के किसी को भी गिरफ़्तार किया जा सकता था। अब चूँकि यह रॉलेट एक्ट आता है तो इसका कुछ प्रभाव होगा। अब क्या प्रभाव देखने को मिला वो भी हम देखेंगे। तो ऑन 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी लॉन्च करते हैं एक नेशन वाइड हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल लॉन्च करते हैं, आंदोलन लॉन्च करते हैं। किसके खिलाफ? इस कानून के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज इन सिटीज़, शहरों में रैलीज निकाली जाती हैं। जो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर थे वे स्ट्राइक पे चले जाते हैं, शॉप्स को बंद कर दी जाती हैं। लोकल लीडर्स जो थे अमृतसर के, उन्हें उठा लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, गिरफ्तार किया जाने लगता है। गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम दिल्ली एंटरिंग दिल्ली, गांधी जी को दिल्ली आने से मना कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। जो भी सरकारी दफ्तर थे जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवेज, इन पे हमला किया जाने लगा। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। यह इंसिडेंट क्या था? तो 13 अप्रैल 1919 को गांव के से कुछ लोग, बहुत सारे लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने। कहाँ? तो एक मेले में जो कि आयोजित किया गया जलियांवाला बाग में। और यह जलियांवाला बाग का लोकेशन कुछ इस प्रकार से था कि इसमें एंट्री पॉइंट्स बहुत कम थे, यह चारों तरफ से पैक था। और जो भी एंट्री पॉइंट्स थे उसे जनरल डायर ने ब्लॉक करवा दिया और अपने फोर्सेस को कहा कि उस पर ओपन फायर करो। और जिसके कारण क्या हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। इसी में एक बालक था उधम सिंह नाम का, जिसके माता पिता इसी में मार दिए जाते हैं। जिसके बाद वह प्रतिज्ञा लेता है कि वह इस जनरल डायर को मारेगा और वो मार भी देते हैं। जब हम इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट का इम्पैक्ट देखते हैं, प्रभाव देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन टाउन में लोग जो थे सड़कों पे उतर आते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, पुलिस के साथ झड़प होने लगता है और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किए जाते हैं। पीपल वे आर ह्यूमिलिएटेड, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सत्याग्रहीज वेयर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, सत्याग्रही जो थे उन्हें मजबूर किया जाता है ज़मीन पे नाक रगड़ने के लिए, उन्हें सड़कों पर रेंगने के लिए मजबूर किया जाता है। और यह कहा जाता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें सलाम करें। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेज वेयर बॉम्ब्ड, लोगों को पर जो भारतीय लोग थे उन्हें कोड़ा से मारा जाता है और गाँवों पे बम चलाया जाता है। और इस वायलेंस के बढ़ने के कारण, इस प्रकार के वायलेंस, हिंसा के बढ़ने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये हम देखे थे किस प्रकार से ये आंदोलन होता है। इसके बाद बात आती है खिलाफत की। तो यह है कि द ऑटोमन तुर्की वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध होता है इसमें ऑटोमन तुर्की जो था वह हार जाता है बुरी तरह से। और यह र्यूमर फैलता है, अफवाह फैलता है कि उस पर हार्श पीस ट्रीटी, हार्श मीन्स कठिन, बदतर जो शांति संधि है वह लादा जाने वाला है। किसके पर? तो जो ऑटोमन एम्परर था उस पर। और इसके खिलाफ जो है ना विश्व भर के मुस्लिमों में नाराज़गी बढ़ती है। और यहाँ पर ऑटोमन एम्परर का जो स्टेटस है वो काफ़ी बड़ा था मुस्लिमों के बीच कि उन्हें स्पिरिचुअल हेड माना जाता है इस्लामिक वर्ल्ड का, और इसे खलीफा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। टू डिफेंड द खलीफा, और इस खलीफा को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी जो है उसका गठन होता है। कब? मार्च 1919 में
ताकि खलीफा को बचाया जा सके। इसके लीडर कौन होते हैं? तो मुख्यतः जो ब्रदर हैं मोहम्मद ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, वे अली ब्रदर्स, यही इसके लीडर होते हैं। अब क्या होता है, इन सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन जो है, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ किसका? कांग्रेस का। महात्मा गांधी, ही मीन्स महात्मा गांधी कन्विंस करते हैं दूसरे कांग्रेस नेताओं को कि आइए हम लोग मिल करके एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। किसके सपोर्ट में? खिलाफत के सपोर्ट में, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, खिलाफत के सपोर्ट में। तो यहाँ हम सोचने की बात यह है कि क्यों गांधी जी सपोर्ट करते हैं इस खिलाफत को। तो गांधी जी सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि एक ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जा सके, क्योंकि इससे पहले रॉलेट सत्याग्रह जो है वह फेल कर गया था। इसलिए गांधी जी ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों पे दबाव बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन लॉन्च किया जा सके, सक्सेसफुल राष्ट्रव्यापी आंदोलन। दूसरा, वह इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का। यह एक अच्छा अवसर था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जा सके, ताकि एक ब्रॉड बेस तैयार किया जा सके आंदोलनजीवियों का, ताकि हर तबके का लोग जो था अंग्रेज़ के खिलाफ माने अपना सपोर्ट दे सके, लड़ सके। तो इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है? गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज 1909 में जो आया उसमें लिखते हैं कि यहाँ भारत में जो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ है, स्थापित हुआ है, वह इंडियंस के मदद से ही हुआ है, या इंडियन के कोऑपरेशन के कारण ही हुआ है, और यह चल भी पा रहा है तो इंडियन के कोऑपरेशन के कारण ही होता है। अगर भारतीय रिफ्यूज कर जाते हैं, मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने से, तो 1 साल के भीतर जो ब्रिटिश सत्ता है वह तहस नहस हो जाएगी और स्वराज वुड कम, और स्वराज आ जाएगा। यहाँ स्वराज का मतलब सेल्फ रूल है, सेल्फ गवर्नमेंट है। अब सवाल उठता है वाई नॉन कोऑपरेशन? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिदृश्य बदला, परिस्थिति बदला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो पाया या लॉन्च करना पड़ा? तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कि रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ स्वराज। रिजेक्शन मीन्स जो स्वराज का जो डिमांड था भारतीयों का, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट का पास होना, जो कि एक दमनकारी कानून था। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड जो था वह भी लोगों को काफ़ी नाराज़ किया था। एट्रोसिटीज ऑन इंडियंस आफ्टर वर्ल्ड वार वन के बाद जो भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था, यह भी एक कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे। ये सारे फैक्टर्स जो थे मिल करके एक ऐसा परिस्थिति का निर्माण कर रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो पाया। अब यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार से एक जन आंदोलन बना? तो गांधी जी ने इसके लिए सुझाया बहुत सारा स्टेजेज। गांधी जी ने बोला कि इसे स्टेप बाय स्टेप हम लॉन्च करेंगे, स्टेज अलग अलग तरीके से। तो पहला स्टेज क्या उन्होंने बताया कि यह शुरू होगा टाइटल्स के सरेंडर के साथ, मीन्स सरेंडर ऑफ टाइटल्स के साथ। सरेंडर ऑफ टाइटल्स क्या था? टाइटल्स उपाधि था जो विशेष व्यक्तियों को दिया जा रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका लौटा करके शुरू किया जाएगा इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसमें बताया जाएगा अंग्रेज़ों की कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपको सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका अच्छा पॉलिसी नहीं है हमारे लिए, हमारे तरफ आपका अच्छा व्यवहार नहीं है। दूसरा, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड स्कूल्स। मीन्स बहिष्कार किया गया। बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार किया गया। क्या चीज़ का? सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्कूल्स का, इन सब का बहिष्कार किया जाने लगा। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तु आ रहे थे देश में, खासकर ब्रिटेन से, उन सब का बॉयकॉट किया जाने लगा, बहिष्कार किया जाने लगा। इन केस अगर गवर्नमेंट दमनकारी नीति अपनाती है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता या किया जाएगा। ये गांधी जी का प्रपोजल था जो उन्होंने प्रपोज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। अब क्या होता है? एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया जाता है। और जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखते हैं तो इसके अलग अलग पहलू को देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कब होता है? तो जनवरी 1921 में शुरू होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है स्वराज, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वशासन और सेल्फ गवर्नमेंट, या हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। लेकिन इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इस स्वराज का जो मतलब था अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। अब किस प्रकार से था हम देखेंगे कि मूवमेंट जो टाउन में हुआ, टाउन में जो आंदोलन हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके क्या मायने थे। तो यह स्टार्ट होता है मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ। इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट अपने स्टडीज़ को छोड़ते हैं, टीचर अपने जॉब से रिजिग्नेशन देते हैं, लॉयर जो है अपना लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ता है, और इस प्रकार से ये लोग जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार से काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड, जो काउंसिल इलेक्शन थे उसका बहिष्कार किया जाता है, एक्सेप्ट ये मद्रास वाला।
फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, फॉरेन को विदेशी वस्तु थे उनको बहिष्कार किया जाता है उनका। फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बर्न्ड, जो विदेशी वस्त्र थे उनको जलाया जाने लगता है। लीकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, पिकेटेड मीन्स घेरा जाता है या धरना देना, जो शराब की जो दुकानें थी उनको घेरा जाने लगा और उन पर धरना दिया जाने लगा। इसके बाद जब हम देखते हैं कि मूवमेंट इन द कंट्री साइड, जो ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र थे या ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर इस आंदोलन का कैसा स्वरूप था या कैसे हुआ, तो पहला केस है अवध का। यहाँ क्या होता है, पीजेंट्स वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनका आंदोलन किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया उन्हें, तो बाबा रामचंद्र के द्वारा। किसके खिलाफ, तो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के खिलाफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अवध में इस मूवमेंट का या स्वराज का मतलब क्या था, टू फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। तालुकदार ज़मींदारों वगैरह के खिलाफ जो है संघर्ष को ही वह मान रहे थे, उनसे आज़ादी को ही वह मान रहे थे स्वराज। तो इन अक्टूबर 1920 में क्या होता है, एक अवध किसान सभा का गठन किया जाता है, जो हेड किया जाता है किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोग थे। इसके बाद जब हम ट्राइबल मूवमेंट की बात करते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ, कि इसमें क्या हुआ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है एक बड़े क्षेत्र को, जंगल के बड़े क्षेत्र को क्लोज एरिया घोषित कर देती है। और चूँकि हम जानते हैं कि ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट पे ही निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो ट्राइबल्स को क्या करते हैं, वे रोकते हैं इंटर करने से जंगल में। और वो इंटर क्यों करते हैं जंगल में, तो जो ट्राइबल लोग थे वो अपने जानवरों के, पालतू जानवरों के चारा के लिए, फ्रूट्स को इकट्ठा करने के लिए, जलावन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो उन्हें रोका जाने लगा इन सब कामों से, जिससे उन्हें तकलीफ़ होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट क्या किया, उन्हें फोर्स किया, जबरन जो है काम करने के लिए मजबूर किया गया, करता था क्या चीज़ के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, जिसके लिए पैसा भी नहीं दिया जाता था। अलूरी सीताराम राजू जो थे वो नेतृत्व प्रदान करते हैं यहाँ ट्राइबल्स को, क्या चीज़ के लिए, गुरिल्ला वारफेयर को चलाने में। गुरिल्ला वारफेयर हम जानते हैं छिप कर के हमला करना, यह एक टैक्टिस है लड़ाई के लिए, जो कि छत्रपति शिवाजी इसमें महारत हासिल था उन्हें। तो यहाँ गुदम हिल्स जो था आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर अपनाया जाता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, अलूरी सीताराम राजू करते हैं। और रिबेल्स अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, और हमला भी करते हैं ट्राइबल्स के साथ मिल करके वे किस पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं। लेकिन क्या होता है, राजू को कैप्चर कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और उन्हें एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है। कब, 1924 में। तो इसके साथ यहाँ जो आंदोलन था ट्राइबल्स का वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मायने था। तो क्या होता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में यह कानून जो आता है, इसके तहत क्या होता है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें रोका जाता है चाय बागान को छोड़ने से बिना परमिशन के। मीन्स कोई भी चाय बागान में काम करने वाले मजदूर बिना परमिशन लिए हुए चाय बागान से बाहर नहीं जा सकते थे। बट जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में उन मजदूरों को, वर्कर्स को पता चलता है, तो वह इसका अपना मायने निकालते हैं। उनका इसका मतलब होता है कि अपने घर वापस जाना, यहाँ से आज़ादी। और मेनी वर्कर्स क्या करते हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वह चाय बागान छोड़ते हैं और अपने घर की ओर निकलते हैं। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, कि जो ट्रेन के जो लोको पायलट्स थे या स्टीमर के जो ड्राइवर्स थे वे भी हड़ताल पे थे। दे गॉट स्ट्रैंडेड ऑन द वे बिकॉज ऑफ द रेलवे एंड स्टीमर से स्ट्राइक, वे फंस जाते हैं क्योंकि स्ट्राइक था, रेलवे और स्टीमर में भी स्ट्राइक चल रहा था। दे वेयर कॉट बाय द पुलिस, वे पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और एंड ब्रूटली बीटेन अप, और बुरी तरह उन्हें पीटा जाता है। इन फरवरी 1922 में गांधी जी विदड्रॉन द मूवमेंट ड्यू टू चौड़ी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं चौड़ी चौरा इंसिडेंट के कारण। अब यह चौड़ी चौरा इंसिडेंट क्या था, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यह चैप्टर फाइनल हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो से संबंधित इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।